प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी जो हम लोग कर चुके हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी आपने जो की थी, जरा मुझे बताइए कि कौन सी प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में जो नंबर 1 में थी। Sir, during shifting of vectors, its magnitude and specific direction always remains same. और एक geometrical representation. देखो, फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी थी वो तुमने जो पढ़ी है कॉपी में लिखी है, इसलिए तुमने पढ़ी है, बट उसका मतलब भी क्लियर है ना कि अगर आप किसी वेक्टर को इस जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हो तो वेक्टर ये कहता है कि ठीक है हमको शिफ्ट कर दो, हम शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं। लेकिन शिफ्टिंग करते समय ना तो वेक्टर की वैल्यू बदलेगी और ना ही शिफ्टिंग करते समय वेक्टर का डायरेक्शन बदलेगा। ये थी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी वो आपने अपनी कॉपी से पढ़ के बताई, लेकिन उसका मतलब भी आप समझो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है किसी भी आप वेक्टर को शिफ्ट करिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जब वेक्टर शिफ्ट होगा तो ना तो उसकी वैल्यू बदलती है, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, और ना ही उसका डायरेक्शन बदलता है। दूसरी प्रॉपर्टी आपने ये बताई कि जब हम ज्योमेट्रिकली किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक पॉइंट होता है इनिशियल पॉइंट जिसको टेल कहते हैं, और एक पॉइंट होता है आपका फाइनल पॉइंट जिसको हेड कहते हैं। हेड पर हमेशा एरो लगता है, वेक्टर में जहाँ पर हेड होता है वहाँ पर तीर का निशान होता है। उसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी थी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको किया था कि वेक्टर का जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स, तो जो वेक्टर्स का दो तरीके से वेक्टर जो है कंबाइंड होता है। एक होता है आपका टेल और टेल कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है हेड और टेल कॉम्बिनेशन। अच्छा, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि टेल टेल कॉम्बिनेशंस में हम कितने वेक्टर्स ले सकते हैं, टेल टेल कॉम्बिनेशंस अगर हमें करना है तो हम कितने वेक्टर्स ले सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? हाउ मैनी vectors taken in tail-tail combination? क्या लगता है कि अगर आपको टेल-टेल कॉम्बिनेशंस कराना है वेक्टर्स का तो आप कितने वेक्टर्स को लेकर के टेल-टेल कॉम्बिनेशंस करोगे? और इसी तरीके से सेम क्वेश्चन होगा हेड टेल के लिए। हाउ मेनी वेक्टर्स टेकन इन टेल-टेल कॉम्बिनेशन and head tail combination, head tail combination। जैसे आप में से कुछ लोगों ने वेक्टर्स का टेल टेल कॉम्बिनेशंस किए हैं, कुछ लोगों ने हेड और टेल कॉम्बिनेशंस किए हैं, तो कितने वेक्टर्स ले करके हम टेल टेल कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं और कितने वेक्टर्स ले करके हम हेड और टेल कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं? बोलिए। कुछ भी, जो भी आपको समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। देखो, हर क्वेश्चन का आंसर तो कुछ ना कुछ होता ही है, ये बात कंफर्म है, लेकिन कभी गलत होता है तो कभी सही होता है। तो इस बात की फिक्र किए हुए बिना कि गलत है कि सही है, इस क्वेश्चन का जो बोर्ड पर है इसका आंसर क्या है, क्या लगता है आपको? बोलो। इनफाइनाइट आ रहा है आंसर दिव्यांशी से, और सही आंसर है, क्योंकि पिछली वाली क्लास में जब आप ये प्रॉपर्टी कर रहे थे तो उसमें ये क्लियरली बताया गया कि बस एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर की टेल से मिला दो। तो अगर आपके पास 100 वेक्टर है तो 100 वेक्टर के साथ ये काम करोगे, एक एक करके टेल और टेल मिलाते चले जाओगे। और अगर आपके पास में 200 वेक्टर्स हैं तो 200 वेक्टर्स के साथ ये काम करोगे। अगर आपके पास इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट के साथ यही काम करोगे। सिमिलरली हेड टेल कॉम्बिनेशंस में भी। तो आंसर है कि इनफाइनाइट वेक्टर्स जो भी आपके पास है, जितने भी हैं, उनके साथ आप टेल टेल कॉम्बिनेशंस कर सकते हो, उनके साथ आप जो है हेड टेल कॉम्बिनेशंस कर सकते हो। इनफाइनाइट का मतलब हो गया जितने भी हैं। अगर किसी के पास में 500 वेक्टर्स हैं तो टेल टेल कॉम्बिनेशन मना नहीं करेगा, 500 का टेल टेल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। हेड टेल कॉम्बिनेशंस भी 500 का हो जाएगा। तो इनफाइनाइट वेक्टर्स का मतलब यहाँ पर हो गया ऑल द गिवन वेक्टर्स, जितनी भी आप नंबर सोचना चाहें उतना नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। तो 3 प्रॉपर्टी में जो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर बना पा रहा हूँ
एक तो ये रहा जिसका आंसर आपने दिया। एक क्वेश्चन जरा ये देखिए, ये गिवन वेक्टर था, ए नाम था इसका, ये गिवन वेक्टर। तो गिवन वेक्टर आप अच्छे से देख लो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये गिवन वेक्टर है, गिवन वेक्टर कैपिटल ए शिफ्टेड to new position, then value comma direction of vector A in new position will be बहुत सोच समझ के क्वेश्चन का आंसर देना, और कोई भी आंसर दे सकता है। अपना माइक अनम्यूट करिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन तो क्लियर ही है कि एक वेक्टर ये देख सकते हो, ये जो वेक्टर है ये नई जगह पर चला गया। जब नई जगह पर चला गया तो नई जगह पर जाने के बाद ये जो वेक्टर ए है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछना है। सेम एज, आंसर क्या होगा, सेम एज इनिशियल, जैसी थी वैसी ही रहेगी, वैल्यू भी जैसी थी वैसी ही रहेगी और डायरेक्शन भी जैसी थी वैसी ही रहेगी। और इसका भी आंसर जो है दिव्यांशी ने ही दिया है, बाकी लोग भी इन्वॉल्व हुआ करें क्वेश्चन जब आता है। इस बात का टेंशन छोड़ दो कि आंसर सही है कि गलत है। फोकस ऑन द आंसर, फोकस ओवर द आंसर। अगर आपको अपने में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप आंसर पर फोकस करो, जो तुमको लगता है सही है या गलत है इसका फैसला हमें करने दो, ठीक है ना, चुप होकर के नहीं बैठना। तो नेक्स्ट चलते हैं, अगली जो प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं। एक्चुअली नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो टाइप्स ऑफ ए वेक्टर है। बहुत तरीके के हमारे पास में वेक्टर्स होते हैं, इसको अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है रिजल्ट अपना वो टाइप्स ऑफ वेक्टर है, वो भी आप वेक्टर की प्रॉपर्टी समझ लो, लेकिन क्योंकि वो बहुत बड़ा पॉइंट है इसलिए उसको अलग से हेडिंग बना के देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वो तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। जैसे पहला है आपका इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स। दूसरा है हमारे पास में नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर्स। तीसरा है हमारे पास में यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स। और भी कई सारे हैं, पहले इन तीन के बारे में समझते हैं। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा ऐसे वेक्टर्स इक्वल कहलाते हैं जो डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में सेम टू सेम। मेरे पास में 10 वेक्टर हैं और मैंने कहा कि ये 10 के 10 इक्वल वेक्टर्स हैं। इसका सीधा मतलब हो गया कि 10 के 10 वेक्टर की जो डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर्स की। तो 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स with same direction and same magnitude are called equal vectors, पिछली क्लास से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में ही फोकस कर रहे हैं और ये जो टाइप्स ऑफ वेक्टर है ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर है, क्योंकि बड़ी हेडिंग है, बड़ा पॉइंट है, इसलिए हम इसको जो है अलग से सेपरेट करके आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो दो या दो से ज्यादा ऐसे वेक्टर इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं जो डायरेक्शन में एक जैसे हों और मैग्नीट्यूड में एक जैसे हों। और इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है, आप अगर इनका पिक्चराइजेशन करना चाहते हो
तो कर सकते हो। चलो देखते हैं इक्वल वेक्टर्स की कुछ ज्योमेट्री यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक वेक्टर ये है, इसका नाम स्मॉल ए। एक वेक्टर ये है, इसका नाम स्मॉल बी है। एक वेक्टर सी है। और आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम हमने बोर्ड पर बनाया है उसमें हमने ये कोशिश की है कि जब आप इन वेक्टर्स को देखें तो आपको ये 101% ये पता चल जाए कि ऑल आर इन सेम डायरेक्शन, ऊपर की तरफ है। और जब हम ज्योमेट्रिकली वेक्टर को बनाते हैं तो जो उसकी लंबाई होती है दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। और हमने कोशिश की है कि ये सारे के सारे लेंथ में भी सेम हो, यानी मैग्नीट्यूड में भी सेम हो। तो बोर्ड पर जो हमने डायग्राम बनाया है उसमें ये पूरी कोशिश की है कि तीनों वेक्टर्स ABC की डायरेक्शन सेम हो, दिखाई दे रहा है, और लेंथ भी सेम है। स्केल से आप बहुत अच्छे से प्रॉपरली जो है इस काम को कर पाएंगे। नेगेटिव वेक्टर्स क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव वेक्टर्स, व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर्स? नेगेटिव वेक्टर्स को रिफ्लेक्शन वेक्टर भी कहते हैं। रिफ्लेक्शन वेक्टर, रिफ्लेक्शन वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द रिफ्लेक्शन वेक्टर। क्या होता है जानते हैं? तो नेगेटिव वेक्टर्स को लेकर के जो डेफिनेशन है वो तो अभी हम बता देंगे आपको, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, नेगेटिव वेक्टर अकेला कभी नहीं होता। नेगेटिव वेक्टर कभी आइसोलेटेड नहीं होता। जैसे नेगेटिव वेक्टर अगर है तो इस नाम से देखो इसको रिफ्लेक्शन वेक्टर भी कहा जाता है। तो अगर तुम्हें रिफ्लेक्शन कराना है तो तुमको मिरर के सामने जाना पड़ेगा, यानी जब तुम होगे तो तुम्हारा रिफ्लेक्शन होगा। सिमिलरली नेगेटिव वेक्टर तब बनता है जब कोई वेक्टर पहले से ही होता है। जब कोई वेक्टर पहले से ही है तो उसका नेगेटिव वेक्टर बनेगा। इसका मतलब है नेगेटिव वेक्टर कभी अकेला नहीं होता, ये किसी ना किसी प्रेजेंट वेक्टर से ही पैदा होता है। तो कोई ना कोई वेक्टर जब प्रेजेंट होगा तो फिर ये बनेगा। कैसे बनेगा जरा देखो, डेफिनेशन बाद में लेते हैं। मान लो एक वेक्टर ये प्रेजेंट है भाई, ये वेक्टर है, इसका नाम है कैपिटल ए, और इसने कहा कि प्रेजेंट सर, तो ये वेक्टर ए प्रेजेंट है। अब ये वेक्टर प्रेजेंट है तो इसका नेगेटिव वेक्टर बना लो। कैसे बना लो? एक ऐसा वेक्टर बनाओ, एक ऐसा वेक्टर पैदा करो जो वैल्यू में तो इसी के बराबर हो लेकिन डायरेक्शन में उल्टा हो। तो स्केल की हेल्प ली और इसी के बराबर लेकिन डायरेक्शन में उल्टा एक वेक्टर बना डाला। ये जो वेक्टर हमने बना लिया दैट इज द नेगेटिव वेक्टर, क्योंकि ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर का नेगेटिव है तो इसको लिखने का तरीका होगा माइनस का ए। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? ये किसी गिवन वेक्टर से बनता है। अगर आप बोलो कि हम आपको वेक्टर देंगे ही नहीं तो फिर नेगेटिव वेक्टर बनेगा भी नहीं। यानी कि नेगेटिव वेक्टर के लिए हमको कोई ना कोई वेक्टर दिया जाएगा। तो जब कोई गिवन वेक्टर प्रेजेंट होता है तो उसी का हूबहू सेम टू सेम एक वेक्टर बना दो जो वैल्यू में उसी के जैसा हो लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो। इस वेक्टर को उस गिवन वाले का नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। इसीलिए इसको रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन में जब हम लोग जाते हैं, जैसे कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओ, तो आप ओरिजिनल हैं और जो इमेज बनती है वो वर्चुअल है। तो वो कब होगी? जब तुम प्रेजेंट होगे। तुम जब नहीं प्रेजेंट होगे तो वो भी नहीं होगी। सिमिलरली नेगेटिव वेक्टर अगर प्रेजेंट है तो इसका करस्पॉन्डिंग गिवन वेक्टर जरूर होगा। इसीलिए इसको रिफ्लेक्शन वेक्टर भी कहा जाता है। जैसे प्लेन मिरर में जब हम अपनी इमेज की बात करते हैं तो जैसे लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, मतलब डायरेक्शन बदल जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाती है। लेकिन आपका जो साइज होता है प्लेन मिरर के सामने अगर आप खड़े हो तो आपकी जो लंबाई होगी, जो इमेज की जो लंबाई होगी वो नहीं बदलती है। तो यहाँ पर भी वेक्टर की जो लंबाई है वो नहीं बदलती है,
केवल डायरेक्शन बदल जाती है। उसी तरीके से आपकी जब इमेज बनती है तो लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द रिफ्लेक्शन वेक्टर। तब इतना सारा डिस्कशन होने के बाद जो इसकी डेफिनेशन बनी वो क्या बनेगी? ये नेगेटिव वेक्टर, इट इज वेक्टर, ये वो वेक्टर होता है which is same in magnitude but opposite in direction, with given vector। जो डेफिनेशन लिखी उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, समझ लीजिए कि नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होता है जो कि मैग्नीट्यूड में तो सेम होता है, किसके करस्पॉन्डिंग? विच इज सेम इन मैग्नीट्यूड विद गिवन वेक्टर बट अपोजिट इन डायरेक्शन। गिवन वेक्टर से डायरेक्शन में कैसा होता है? अपोजिट। ध्यान देना, जैसे किसी ने कहा कि -b है, किसी ने कहा -b है, तो समझ जाओ कि -b बनाया गया है, -b नेगेटिव वेक्टर है, और ये किससे बना होगा? किसी b वेक्टर से बना होगा। तो नेगेटिव वेक्टर अगर है तो 101% इसके पीछे एक गिवन वेक्टर जरूर होगा। तो यहाँ पे कहा गया कि नेगेटिव वेक्टर -b है, तो हम समझ गए ये तो तब बनेगा जब कोई ना कोई गिवन वेक्टर होगा, तो गिवन वेक्टर b रहा होगा। तो b का जो नेगेटिव वेक्टर है वो -b, a का जो नेगेटिव वेक्टर है वो -a। इसी तरीके से बाकी जो भी वेक्टर्स अगर आप नाम लेते हैं, जैसे कि आपने कहा कि मेरे पास एक वेक्टर l है, इसका नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा -m। लिखने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका, गिवन वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर होता है उस पर नेगेटिव लगा देते हैं। आपने कहा कि आपके पास में एक वेक्टर m है, तो हमने कहा इसका नेगेटिव वेक्टर -m होगा। समवन सेज कि एक वेक्टर जो है स्मॉल a है, इसका नेगेटिव वेक्टर -a होगा। और किसी गिवन वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर का फिर नेगेटिव वेक्टर वही सेम वेक्टर मिल जाता है। जो बात अभी कही गई है उसको जरा समझें। क्या कहा गया? एक वेक्टर है, चलो मान लेते हैं ये वेक्टर है स्मॉल, तो इसका नेगेटिव वेक्टर पैदा किया, ये -a हो गया, और -a का फिर से नेगेटिव वेक्टर बनाया, देखो फिर से a आ गया। तो यही हम आपसे बोल रहे थे, क्या कह रहे थे? किसी गिवन वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, तो फिर इस नेगेटिव का फिर से नेगेटिव, तो नेगेटिव में मतलब होता है डायरेक्शन बदल दो, वैल्यू सेम रहेगी। तो इस वाले का फिर से नेगेटिव किया, ये आ गया। और आपको भी पता है कि जब इस वेक्टर का फिर से रिवर्स करेंगे तो वही वेक्टर रिपीट हो जाएगा। तो किसी गिवन वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर का फिर से नेगेटिव वेक्टर जब निकालते हैं तो सेम वही वेक्टर मिलता है जो पहले था। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है ये हमने सीखा, और साथ ही साथ जो इसकी डेफिनेशंस थी वो भी देखी, और एक्शन मोड भी है। एक वेक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, उसी का एंटी यानी कि उल्टा, डायरेक्शन में उल्टा बट वैल्यू में सेम टू सेम, तो वो आपका जो है नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। और जब हम लोग इस चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे थे तो हमने कहा था कि मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है। जैसे कि इस वाले वेक्टर का, ये जो वेक्टर आप देख रहे हो, ये इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा? ऐसे पैरेलल लाइंस बनाएंगे और वेक्टर को उसके अंदर बंद कर देंगे, तो ये पढ़ा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और ये जो नेगेटिव वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड, ऐसे पैरेलल लाइन बनाएंगे और वेक्टर को उसके अंदर बंद कर देंगे। तो ऊपर जो रिजल्ट लिखा है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और जो नीचे लिखा गया है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव वेक्टर ए। और मैग्नीट्यूड में दोनों कैसे होते हैं? सेम टू सेम।
तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि नेगेटिव वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो हमेशा सेम टू सेम होंगे। यानी कि मैं लिख सकता हूं यहां पर कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस का मॉड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। कुछ और डायग्राम बना लें, जैसे एक वेक्टर है अपने पास में ये, इसका नाम L है, तो इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो माइनस L हो गया। तो मॉड ऑफ L और मॉड ऑफ माइनस L इक्वल होता है, ये हम लोगों ने सीखा। तो नेगेटिव वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमेशा इसको बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा आपको इसको। और जो बात मैंने जितनी बातें बताई उतनी लिख नहीं पाई, क्योंकि ऐसा हमेशा होता है कि आप जब भी किसी पर्टिकुलर को एक्सप्लेनेशन देखोगे, उसका डिस्कशन देखोगे, तो सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है। मैंने एक चीज़ और बताई है कि नेगेटिव वेक्टर कभी अकेले नहीं होते। आप कितना भी छिपाओ, आप ये कहते हो कि आपके पास में नेगेटिव वेक्टर है, मैं समझ जाऊंगा, ये तो हो ही नहीं सकता। नेगेटिव वेक्टर तो तब होगा जब गिवन वेक्टर होगा। अगर आपके पास में नेगेटिव वेक्टर है 5, तो गिवन वेक्टर भी 5 होंगे, क्योंकि हर गिवन का नेगेटिव आपने बनाया होगा। तो नेगेटिव वेक्टर कभी आइसोलेटेड नहीं होते, ये बात हमेशा याद रखिए। चलते हैं यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं। अब यूनिट वेक्टर और ज्यादा इंपॉर्टेंट। यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखो इसके नाम में ही आ रहा है यूनिट, यानी ये ऐसा वेक्टर होता है जिसका की मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। तो लो, इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है भाई। क्या? इट इज वेक्टर which having magnitude is equal to 1 यूनिट। ऐसे जितने भी वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, वो सारे के सारे यूनिट वेक्टर हैं। अब यूनिट वेक्टर जो होते हैं उनके सिंबल में थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे कि एक वेक्टर है मेरे पास, मैं बना रहा हूं, जरा पिक्चर देखो। ये वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। तो इस वेक्टर का कुछ नाम देते हैं। तो आपसे पूछा कि इस वेक्टर का नाम क्या देना है, आपने कहा इसका नाम देना है बी। तो अभी तक तो ऐसे टिक लगा देते थे, लेकिन जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनके ऊपर टिक नहीं लगाते, कैप लगाते हैं। इसको पढ़ते हैं कैप, CAP कैप। तो जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनके सिंबल पर, उनके जो भी सिंबल है, जैसे यहाँ पर मैंने B सिंबल लिया, तो उनके सिंबल पर तीर नहीं लगाते, एरो नहीं लगाते, उनके सिंबल पर कैप लगाते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि भीड़ में जिन लोगों पे इस तरीके की सिचुएशंस में जब हम जाएंगे, तो जिन जगहों पर, जिन सिंबल्स पर कैप लगा होगा, इसका मतलब है कि उनकी वैल्यू 1 है। तो इस एग्जाम्पल के बाद एक पॉइंट और हमने देखा कि फॉर यूनिट वेक्टर्स वी पुट CAP कैप, we put cap sign over symbol of vector, over symbol of vector। जैसे कि आपने कहा कि इसको देखो, मैं समझ लिया ये कोई वेक्टर है जिसकी वैल्यू 1 है क्योंकि कैप लगा हुआ है। आपने कहा इसको देखो, तो मैं समझ गया ये L कोई वेक्टर है क्योंकि इसके ऊपर एरो लगा हुआ है और इसकी वैल्यू 1 नहीं है। देखो जिस पर कैप लगा है 100% उसकी वैल्यू 1 है। कैप तभी लगाओगे जब 1 वैल्यू का वेक्टर होगा, अदरवाइज नहीं लगाओगे। तो बगल में जो L वेक्टर है उस पर तीर लगाया है, इसका मतलब है कि इस वेक्टर की जो वैल्यू वो 1 नहीं है, और उसके पड़ोस में जो A है उसके ऊपर जो कैप लगा हुआ है, इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 है। और देखिए
सी कैप। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि जिनके ऊपर कैप लगा है वो वन वैल्यू के वेक्टर्स हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि यूनिट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि वन वैल्यू के होते हैं, और दूसरा यूनिट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि वन वैल्यू के होते हैं, और दूसरा कि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो इनका सिंबल लिया जाता है, कभी आप ए लेते हो, कभी आप बी लेते हो, कभी सी लेते हो, तो इनका जो सिंबल लिया जाता है उनके ऊपर कैप लगा दिया जाता है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में बहुत सारे टाइप्स हैं, अभी ये 3 हमने किए हैं, इनको नोट कर लीजिए, और कहीं कुछ अगर पूछना है तो नो डाउट आप पूछ भी सकते हैं, नोट भी करिए, और कुछ पूछना हो तो बताइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यूनिट वेक्टर्स को लेकर के, रूल है ये आपका कि यूनिट वेक्टर गिव्स, यूनिट वेक्टर क्या देते हैं, क्या बताते हैं। पहला ऑप्शन है कि यूनिट वेक्टर ओनली डायरेक्शन बताते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि नहीं भाई, यूनिट वेक्टर केवल मैग्नीट्यूड बताते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। और तीसरा है कि यूनिट वेक्टर दोनों बताते हैं, बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, और फोर्थ चलो नॉन ऑप्शन दे देते हैं। जब ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको रूल में लिखा हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फ्यूचर के लिए तुम्हारा फंडा बन जाएगा, कॉन्सेप्ट बन जाएगा, रूल बन जाएगा, कभी नहीं भूलना। तो जनरली हमको लगता है कि इसका तीसरा ऑप्शन होगा। क्यों लगता है? क्योंकि जब से हम लोगों ने इस वेक्टर के चैप्टर में जाना है कि वेक्टर्स क्या होते हैं, तो हमने यही सीखा है कि वेक्टर्स वो होते हैं जिनके पास दो चीजें होती हैं, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर फैमिली का मेंबर, तो इसके पास भी दो चीजें होंगी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। बट ऐसा नहीं है, यूनिट वेक्टर के पास केवल डायरेक्शन होती है, ओनली डायरेक्शन। इस बात को हम प्रूव करते हैं, लेकिन फ्यूचर में जब आप ये दोबारा से इस पॉइंट को कभी देखें तो आप सीधे इसको रूल बना करके याद रखें कि दुनिया में जितने भी वेक्टर्स हैं सभी में दोनों चीजें होती हैं, डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। यूनिट वेक्टर एक बिल्कुल वीआईपी है जिसके पास केवल डायरेक्शन होती है। मैं प्रूव करता हूं, देखो ध्यान से, कि हमारे पास में एक वेक्टर है, ये वो वेक्टर है, और इस वेक्टर का नाम है ए, इस वेक्टर का नाम है ए। तो इस वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड भी है, इस वेक्टर के पास में डायरेक्शन भी है। तो मान लीजिए कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 यूनिट, समझो बात को, 10 यूनिट। अगर तुम ये सोचते हो कि ये वेक्टर ए वेलोसिटी वाला है तो 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा ही नहीं। और अगर तुम ये सोचते हो कि ये ए वेक्टर फोर्स वाला है, 10 के आगे न्यूटन लिखा होगा, तो जो वेक्टर होगा उसका जो यूनिट होगा वो है वहां पर, तो 10 यूनिट का ये वेक्टर है। तो हमने क्या किया कि इस वेक्टर ए से एक टुकड़ा कट कर लिया, ये जो 30 हमने कट किया बेटा, ये 1 वैल्यू का है, कॉमन सेंस लगाइए। मास का अगर हम पीस लेंगे, मास के टुकड़े करेंगे तो टुकड़े भी मास होंगे। लेंथ के अगर पीस करेंगे तो ऑल द पीसेस आर लेंथ। अगर हम वेक्टर के टुकड़े करेंगे तो जो टुकड़ा मिलेगा वो भी वेक्टर होगा।
तो यहाँ से हमने इस ए वेक्टर का एक टुकड़ा ले लिया जिसकी वैल्यू 1 है। जैसे ही ये पता चला कि हमने जो पार्ट लिया है इसकी वैल्यू 1 है, तो भाई ये तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा और इसका सिंबल हो जाएगा ए कैप। अब हमें ए पर कैप लगाने की परमिशन होगी, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि यूनिट वेक्टर में जो सिंबल होता है उसके ऊपर कैप लगाया जाता है। 1 वैल्यू का हमने एक पीस और ले लिया, तो एक ए कैप और आ गया। 1 वैल्यू का एक पीस और ले लिया, एक ए कैप और आ गया। भाई 10 यूनिट उसकी टोटल मैग्नीट्यूड है, तो 1 वैल्यू के 10 पीसेस आएंगे। अभी 3 टुकड़े आए हैं, तो ये रहा चौथा पीस 1 वैल्यू का, ये रहा 5वां पीस 1 वैल्यू का, ये रहा 6 नंबर पीस 1 वैल्यू का, 7 नंबर पीस 1 वैल्यू का, 8 नंबर पीस 1 वैल्यू का, 9 नंबर पीस 1 वैल्यू का और 10 नंबर पीस 1 वैल्यू का। तो वेक्टर ए जो कि यूनिट 10 यूनिट का था, उसका मैग्नीट्यूड 10 था। तो जब हमने ये इरादा रखा कि हम उसके 1 वैल्यू के टुकड़े करेंगे, तो 1 वैल्यू के 10 टुकड़े होंगे, ये बात कंफर्म है। और हमने यहाँ पर 10 पीसेस ले लिए, क्योंकि वेक्टर का नाम ए है। तो जब ये यूनिट में बदलेगा, 1 वैल्यू का जब ये बदलेगा, तो इसका नाम हो जाएगा ए कैप। जरा बताइए ये कितने ए कैप हैं? ये कितने ए कैप हैं? 10, टोटल 10 ए कैप हैं। तो अगर हम ये ए कैप ए कैप ए कैप को 10 बार जोड़ दें, काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अगर हम ये 10 के 10 टुकड़े दोबारा जोड़ दें, तो वेक्टर ए फिर से बन जाएगा। बड़ा ही कॉमन सा फंडा है भाई। अगर आप किसी लेंथ के 5 पीस करते हो और फिर उन 5 पीस को दोबारा से जोड़ देते हो, तो फिर से वही लेंथ बन जाएगी। तुमने यहाँ पर वेक्टर ए के 1 वैल्यू के 10 टुकड़े किए, और अगर 10 के 10 टुकड़े फिर से जोड़ दोगे तो फिर से वही वेक्टर ए बन जाएगा। यानी हमने यहाँ पे ए कैप 10 के 10 पीसेस ऐड किए और वेक्टर ए फिर से बन गया। यहाँ से वेक्टर ए बराबर हो गया 10 ए कैप। ये ए कैप ए कैप ए कैप ए कैप ए कैप 10 बार जोड़ा है, तो 10 ए कैप आ जाएगा। तो ये देखो वेक्टर ए बराबर 9 अलर्ट वेक्टर ए बराबर ये 10 क्या है? व्हाट इज ये 10? आंसर है 10, तो वेक्टर ए की वैल्यू है। लाइक 10 व्हाट इज 10? तो वेक्टर ए का वैल्यू, तो 10 की जगह पे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए। 10 की जगह पे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए, और ये आया ए कैप। तो यहां से ए कैप बराबर आ गया वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ ए कैप निकल गया। तो एक बोनस फंडा और आ गया, यानी हम तो एक्सप्लेन कर रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन एक हमारे लिए बोनस बात आ गई, बोनस पॉइंट आ गया कि हमको एक फंडा मिल गया, और वो ये है। देखो जरा इस फंडे को, ए कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर। जनरल वे में यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर, भाई ए कैप क्या है? वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर। तो जो वेक्टर ए है उसी का ये यूनिट वेक्टर था। तो यूनिट वेक्टर बराबर हो गया वेक्टर, ऊपर लिखा हुआ है वेक्टर और नीचे क्या लिखा हुआ है? वेक्टर का मॉडुलस। तो नीचे है मॉड ऑफ वेक्टर। ये रिजल्ट भी फ्यूचर में हमारे बहुत काम आने वाला है।
एक रिजल्ट हमको एक्स्ट्रा में और मिल गया कि यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर। जैसे आपने मुझसे कहा कि सर मेरे पास में वेक्टर p है, आपने कहा कि मेरे पास वेक्टर p है, तो मैं लिख सकता हूं p कैप बराबर वेक्टर p अपॉन में मॉड ऑफ p, ऐसे लिख सकता हूं, यहां से है। फिर सिचुएशन हमको पता चली कि कभी ये कहा गया कि उनके पास में वेक्टर q है, तो मैं लिख सकता हूं q कैप बराबर वेक्टर q अपॉन में मॉड ऑफ q, ऐसे लिखा जा सकता है। खैर हम लोग अपने वापस उसी पॉइंट पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं कि हमें आपको ये प्रूव करके बताना है कि यूनिट वेक्टर के पास केवल डायरेक्शन होती है, जबकि लगता ऐसा है कि वेक्टर के पास तो जो जितने भी और अदर वेक्टर्स हैं उनके पास में डायरेक्शन भी है, उनके पास में मैग्नीट्यूड भी है, और ये ट्रुथ भी है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। लेकिन यूनिट वेक्टर एक ऐसा इकलौता वेक्टर है जिसके पास में केवल और केवल डायरेक्शन होती है, और ये बात हम प्रूफ करने वाले हैं। तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं भाई, ठीक। अब ध्यान देना भाई, ये जो ऊपर लिखा है इसके पास क्या है, ये वेक्टर ए लिखा है, इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, मैंने पूछा आपसे, और जो आंसर आएगा वो इस ब्रैकेट में लिखना भाई। तो वेक्टर ए के पास क्या है, तो जितने भी वेक्टर्स होते हैं उनके पास में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। हमारे इस आंसर में अगर कोई गड़बड़ी हो तो बताइए। तो ये जो ऊपर ये ए लिखा है, वेक्टर ए जो लिखा है, तो इसके पास क्या है आंसर, इसके पास दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है। ठीक बात, क्लियर है एकदम। और जो ये नीचे लिखा है ये क्या लिखा है भाई, ये क्या है, आंसर है ये मैग्नीट्यूड है भाई। मॉड ऑफ ए का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड। नाउ चेक द सिचुएशन, जो ऊपर है उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हैं, और जो नीचे है उसके पास केवल मैग्नीट्यूड है। तो देखो नीचे का मैग्नीट्यूड ऊपर के मैग्नीट्यूड से कट गया, तो केवल क्या बचा, डायरेक्शन। तो यानी ए कैप तुम्हारे पास केवल डायरेक्शन बचती है, देखो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। और ए कैप आपका यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के पास बेचारे वेक्टर यूनिट के पास केवल और केवल डायरेक्शन ही बचती है। कैसे, वो हमने आपको एक एग्जाम्पल ले करके सिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। जब हम इस पूरे एक्सप्लेनेशन को कर रहे थे तो एक कमाल का फंडा और निकल के आया कि यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस। तो ये भी हम लोगों ने वहां पर लिखा, स्टार पॉइंट में वो फंडा लिखा हुआ। एंड दैट इज वाई आगे से कभी भी ये क्वेश्चन मिलता है तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। जितने भी वेक्टर्स मिलते हैं सबके पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बट यूनिट वेक्टर एक वीआईपी वेक्टर है, इसके पास केवल और केवल डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड नहीं होता है। प्रूफ किया। अगर आपको इसमें कुछ हमसे पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो ये रूल अपना पूरा नोट कर लीजिए इंक्लूडिंग द एक्सप्लेनेशन, और ऊपर वो जो स्टार पॉइंट है वो भी। कुछ पूछना हो तो जरूर पूछ सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनके पास केवल और केवल डायरेक्शन होता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। यार जब ये कंफर्म हो गया, जब ये एक्सप्लेन हो गया कि यूनिट वेक्टर के पास केवल डायरेक्शन होता है, तो चीजों को जिस तरीके से मन उस तरीके से बोलो। चाहे आप ऐसे बोलो, जहां यूनिट वेक्टर वहां डायरेक्शन 101% सही है, और या फिर ऐसे कह दो जहां डायरेक्शन वहां यूनिट वेक्टर। ये बात बहुत ही रियल है, और ये बात
बहुत ही यूजफुल है। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ हुआ है यूनिट वेक्टर के पास केवल डायरेक्शन होती है। तो देखो फिजिक्स में इस चैप्टर में तुम्हें एक नया विजन दिया कि डायरेक्शन को तुम एक नए वे में बता सकते हो, यूनिट वेक्टर। अभी अगर मैं पूछता कि डायरेक्शन, तो आप बताते कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन फिजिक्स ने आपको एक नया विजन दिया कि जहां पर डायरेक्शन है वहां पर यूनिट वेक्टर की बात कर लो, या उल्टा सोच लो कि जहां यूनिट वेक्टर की बात हो रही है वहां डायरेक्शन होगी एब्सोल्युटली ट्रू रहेगी। अब इसी विजन का, इसी सोच का फायदा उठाते हैं। क्या है? हम इस लाइन को पकड़ने वाले हैं कि जहां डायरेक्शन होता है वहां यूनिट वेक्टर होता है, और उल्टा भी सही है, जहां यूनिट वेक्टर होता है वहां डायरेक्शन होता है। तो एक जानी पहचानी डायरेक्शन है और वो है एक्स एक्सिस। एक जानी पहचानी डायरेक्शन है प्लस एक्स एक्सिस। मैथमेटिक्स में भी ये जानी पहचानी है, फिजिक्स में भी बहुत जानी पहचानी फेमस है। एक डायरेक्शन होती है माइनस का एक्स एक्सिस, एक डायरेक्शन होती है प्लस का वाई एक्सिस, एक डायरेक्शन होती है माइनस का वाई एक्सिस, एक डायरेक्शन होती है प्लस का जेड एक्सिस, और ये माइनस का जेड एक्सिस। ये ऐसी डायरेक्शंस हैं जो फिक्स होती हैं। आप सब जानते हो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो लाइन बनती है ये एक्स एक्सिस कहलाती है, और ये जो लाइन बनती है वो वाई एक्सिस कहलाती है, और जो लाइन बनेगी जिसको हम बना नहीं रहे क्योंकि वो 3D में बाहर की तरफ आएगी, चलो इसकी हेल्प से उसको बनाते हैं, ये जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस ये प्लस जेड एक्सिस है, जो अंदर हिस्सा होगा नेगेटिव जेड एक्सिस। तो एक तरफ तो तुम्हारी फिजिक्स ये दावा करती है कि जहां यूनिट वेक्टर है वहां डायरेक्शन है, जहां डायरेक्शन है वहां यूनिट वेक्टर है। तो तुरंत जो है कुछ डायरेक्शन सामने लाई गई। तो ये जो डायरेक्शंस हैं इन डायरेक्शंस के यूनिट वेक्टर होंगे, बिल्कुल होंगे, और फिजिक्स ने उन यूनिट वेक्टर्स को स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। आपके ऊपर उसने नहीं छोड़ा, उसने कहा कि जो प्लस वाली एक्स एक्सिस डायरेक्शन है वहां के यूनिट वेक्टर को आई कैप से लिखना, यानी ये आपके ऊपर बाउंडेशन आ गई, प्रतिबंध आ गया कि एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है वहां के यूनिट वेक्टर को हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम केवल और केवल उसको आई कैप से लिखेंगे। आई ऊपर कैप लगा दो। नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए माइनस का आई कैप, प्लस वाई एक्सिस के लिए जे कैप, माइनस वाई एक्सिस के लिए माइनस का जे कैप, जेड एक्सिस के लिए प्लस का के कैप, और माइनस जेड एक्सिस के लिए माइनस का के कैप। समझिए बात को। जैसे एक डायरेक्शन है, तो मैंने कहा कि बेटा ये डायरेक्शन है, यहाँ का यूनिट वेक्टर लिखो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मन है उसको ए कैप लिखो, तुम्हारा मन है तुम उसको बी कैप लिखो, किसी का मन है उसको एल पे कैप लगा दो, एम पे कैप लगा दो, जो तुम्हारा मन है। लेकिन अगर डायरेक्शन ये वाली है तो आपका मन कुछ भी हो, आपको मानना वही पड़ेगा जो यहाँ कहा गया कि प्लस वाले एक्स एक्सिस के लिए, यानी इस डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर डिसाइड कर दिया गया है आई कैप। तो आपने कहा कि मेरा तो सर बड़ा मन कर रहा है कि मैं इसको बी कैप लिखूं, नहीं चलेगा। प्लस एक्स एक्सिस के लिए, इस डायरेक्शन के लिए केवल और केवल आई कैप। नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए माइनस का आई कैप, प्लस वाई एक्सिस के लिए जे कैप, नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए माइनस का जे कैप, प्लस जेड एक्सिस के लिए के कैप, और माइनस जेड एक्सिस के लिए माइनस का के। ये जो प्लस का एक्स एक्सिस है ना, जो ये प्लस का एक्स एक्सिस है,
इसको भाई ईस्ट भी कहा जाता है। तो कभी अगर आपसे ईस्ट लिखा हो तो ईस्ट का मतलब है प्लस का एक्स एक्सिस, और माइनस का एक्स एक्सिस होता है वेस्ट, प्लस का वाई एक्सिस होता है नॉर्थ, माइनस का वाई एक्सिस होता है साउथ, प्लस का जेड एक्सिस होता है अपवर्ड, और नेगेटिव का जेड एक्सिस होता है डाउनवर्ड। यानी प्रैक्टिकली जब मैं बोलता हूं अपवर्ड, तो जैसे मैं ऊपर देखता हूं तो ऊपर आसमान है, तो ये अपवर्ड का मतलब है प्लस का जेड एक्सिस। जब मैं बोलता हूं डाउनवर्ड यानी जमीन के नीचे, तो वो डाउनवर्ड। तो कभी कभी जो है डायरेक्शंस जो हैं वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे करके आएंगी। तो किसका क्या मतलब है ये भी आप सीखो। तो आपके ऊपर एक तरीके से उन्होंने फाउंडेशन लगा दी है फिजिक्स में कि किसी भी डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो आप अपनी मर्जी से जो चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन इन डायरेक्शंस के लिए आपकी मर्जी नहीं चलेगी, जो कहा गया वही चलेगी। ये थी यूनिट वेक्टर की और एक इम्पॉर्टेंट बात, यानी कि अब जब नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग मिलें और हम आपसे पूछेंगे बताओ यार आई कैप का क्या मतलब है, आंसर आना चाहिए आई कैप का मतलब है डायरेक्शन प्लस एक्सिस, एक्स एक्सिस, आई कैप का मतलब है ईस्ट। सिमिलरली बाकी लोगों के लिए ठीक। ये टाइप्स ऑफ वेक्टर चल रहे हैं, अभी तक 3 टाइप्स हम लोगों ने पढ़े। एक और फेमस वेक्टर है, नंबर 4 पर चलते हैं, नाम है उसका पोजीशन वेक्टर, और इसका जो सिंबल है पोजीशन वेक्टर का वो आर है, स्मॉल आर। क्या होता है पोजीशन वेक्टर, क्या होता है पोजीशन वेक्टर, ये बाद में जानते हैं। जरा इसके पिक्चर, इसकी जो है पिक्चर वो देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते हो ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जेड एक्सिस अंडरस्टूड। तो देखो इस वेक्टर को देखो और इस वेक्टर को देखो और इस वेक्टर को देखो, इस वेक्टर को देखो, इस वेक्टर को देखो, इस वेक्टर को देखो। जब हम सारे वेक्टर्स को देखते हैं तो खास बात क्या है, ये सारे वेक्टर ओरिजिन से, हिंदी में इस ओरिजिन को मूल बिंदु कहते हैं, यहां से पैदा होते हैं। ऐसे वेक्टर्स जिनकी टेल मतलब ये ओरिजिन होती है, या टेल को हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, तो ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होता है वो पोजीशन वेक्टर कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर है, इसको R1 लिख दिया, ये पोजीशन वेक्टर है, इसको R2 लिख दिया, ये पोजीशन वेक्टर है, इसको R3 लिख दिया, इसको R4 लिख दिया, R5 लिख दिया, R6 लिख दिया। तो पोजीशन वेक्टर्स क्या है? Position vectors are such vectors which having origin as initial point। ये वो वेक्टर्स होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन होता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये वो वेक्टर्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग, जब ये निकलते हैं, जब ये बनते हैं तो ये ओरिजिन से निकलते हैं। कई सारे हो सकते हैं, जो R1 R2 R3 ऐसे कई सारे लोगों के लिए पोजीशंस वेक्टर की आप बात कर सकते हो। ये हो गया आपका 4 नंबर पॉइंट, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में ही एक चीज निकल के आती है, को इनिशियल वेक्टर। को माने साथ साथ, इनिशियल माने इनिशियल पॉइंट। तो जब ऐसे वेक्टर्स मिलते हैं जिनके इनिशियल पॉइंट एक जैसे होते हैं, एक साथ होते हैं, उनको कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। को माने साथ साथ, इनिशियल मतलब इनिशियल। तो इसको हम जो है लिखा नहीं रहे, इसको आपको केवल बता रहे हैं।
तो ये जो आपके दो या दो से ज़्यादा पोजीशंस वेक्टर हैं, आप इनको को इनिशियल भी कह सकते हो। नोट कर लीजिए तुम्हें।